हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वरलता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड के लिए गुप्तकालीन सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन भारतीय समाज जो था बच्चों, वो परंपरागत 4 जातियों या हम 4 वर्ण कहें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र में विभाजित था। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि हर युग में लगभग ब्राह्मणों को जो है समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो पहले ही की तरह ब्राह्मणों को इस समय भी समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। हालांकि गुप्त काल में जाति प्रथा उतनी जटिल नहीं रह गई थी जितनी परवर्ती कालों में ब्राह्मणों ने अन्य जातियों के जितना कि परवर्ती कालों में ब्राह्मणों ने जो है वो अन्य जातियों का व्यवसाय जो है अपनाना आरंभ कर दिया था। मृच्छकटिकम के उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि चारुदत्त नामक ब्राह्मण जो है वो वाणिज्य का कार्य करता था, जो कि वैश्यों का काम माना जाता था। उसे ब्राह्मण का आप धर्म कहा गया है। इसके अतिरिक्त कुछ ब्राह्मण राजवंश जैसे बकाटक एवं कदम्ब का उल्लेख भी मिलता है, यानी गद्दी संभालना, शासन कार्य करना जो है वो क्षत्रियों का कार्य माना जाता था। लेकिन हम यहाँ ब्राह्मणों को देखते हैं कि उन्होंने जो है राजवंश के रूप में उनका उल्लेख मिलता है, तो उन्होंने शासन कार्य जो है वो संचालित किया। गुप्त काल के पूर्व जो है ब्राह्मणों को केवल 6 कार्य, अध्ययन, अध्यापन, पूजा पाठ, यज्ञ कराना, दान देना और दान लेना, यही माना जाता था कि यही उनके मुख्य कार्य हैं। इसके अतिरिक्त ब्राह्मण जो है वो कोई अन्य कार्य, वो अन्य वृत्ति अपना नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय तक आते आते हम देखते हैं कि ब्राह्मणों ने अन्य कार्यों को अपनाना शुरू कर दिया था। ब्राह्मणों के अतिरिक्त कुछ वैश्य शासक जैसे हर एवं सौराष्ट्र, अवंती, मालवा के शूद्र शासकों आदि के विषय में भी जानकारी मिलती है। स्कंदगुप्त के इंदौर ताम्रपत्र अभिलेख में कुछ क्षत्रियों द्वारा वैश्य का कार्य करने का उल्लेख है। हुएनसांग जो है उन्होंने क्षत्रियों की कर्मनिष्ठा की प्रशंसा की है। हुएनसांग जो चीनी यात्री था और भारत की यात्रा पर आया था, वो काफ़ी लंबे समय तक जो है भारत में रहा था। हुएनसांग जो है उसने क्षत्रियों के कर्मनिष्ठा की प्रशंसा की है तथा उन्हें निर्दोष, सरल, पवित्र, सीधा और मितव्ययी कहा है। उसके अनुसार जो है क्षत्रिय राजा की जाति थी। कुछ गुप्तकालीन ग्रंथों में ब्राह्मणों को निर्देशित किया गया था कि वे शूद्रों द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण न करें, पर बृहस्पति जो है उन्होंने संकट के क्षणों में ब्राह्मणों द्वारा शूद्रों और दासों से अन्न ग्रहण करने की आज्ञा जो है वो दी है। इस काल में हम देखते हैं कि शूद्रों द्वारा सैनिक वृत्ति अपनाने के प्रमाण मिलते हैं। याज्ञवल्क्य जो है उन्होंने शूद्रों के प्रति अनुकूल दृष्टिकोण अपनाते हुए इन्हें व्यापारी, कारीगर एवं कृषक होने की अनुमति प्रदान की। हुएनसांग के विवरण एवं नृसिंह पुराण के उल्लेख से यह संकेत मिलता है कि शूद्रों ने कृषि कार्य को अपना लिया था। इस प्रकार गुप्त काल में शूद्रों को रामायण, महाभारत एवं पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि शूद्र वर्ग जो है वो नमः शब्द का प्रयोग कर पंच महायज्ञ जो है वो भी कर सकता है। इसके अलावा गुप्तकालीन समाज में हम देखते हैं कि अनेक मिश्रित जातियों का उल्लेख मिलता है, जैसे मूर्धाभिषिक्त, अम्बष्ट, पार्श्व, उग्र एवं करण। इनमें मुख्य रूप से अम्बष्ट, उग्र, पार्श्व की संख्या जो है गुप्तकालीन समाज में अधिक थी। अम्बष्ट जो था वो ब्राह्मण पुरुष एवं वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान जो है वो अम्बष्ट कहलाता था। विष्णु पुराण में इन्हें नदी तट का निवासी माना गया है, उसे हम केवट की संज्ञा दे सकते हैं। मनु ने इनका मुख्य व्यवसाय चिकित्सा बताया है। इसके बाद पार्श्व, इस जाति की उत्पत्ति जो है वो ब्राह्मण पुरुष एवं शूद्र स्त्री से हुई। इन्हें निषाद कहा जाता है। पुराणों में इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उग्र, गौतम के अनुसार वैश्य पुरुष एवं शूद्र स्त्री से उत्पन्न जाति जो है वो उग्र कहलाई, पर स्मृतियों का मानना है कि इस जाति की उत्पत्ति क्षत्रिय पुरुष एवं शूद्र जाति की स्त्री से हुई। इनका मुख्य कार्य था बिल के अंदर से जानवरों को बाहर निकालकर जीवन यापन करना।
फाहियान जो है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है, फाहियान चीनी यात्री था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में वो भारत की यात्रा पर आया था। उसने गुप्तकालीन समाज में अस्पृश्य अछूत जाति के होने की बात कही है। स्मृतियों में इन्हें अंत्यज व चांडाल कहा गया है। पाणिनि जो है, इसका उल्लेख निर्वसित शूद्र के रूप में किया है। संभवतः इस जाति की उत्पत्ति शूद्र पुरुष एवं ब्राह्मण स्त्री से हुई। यह जाति बस्ती के बाहर निवास करती थी और इनका मुख्य कार्य था शिकार करना एवं शमशान घाट की रखवाली करना। गुप्त काल में जो है, सो लेखकीय गणना, आय व्यय का हिसाब रखने आदि कार्यों को करने वाले वर्ग को कैस्त कहा गया। अर्थात गुप्त काल में हमें कैस्त का जाति का भी प्रमाण प्राप्त होता है। संभवतः इनकी उत्पत्ति भूमि एवं भू राजस्व के हस्तांतरण के कारण हुई। गुप्त काल के जो प्राप्त अभिलेख हैं, उनमें इनका उल्लेख प्रथम कैस्त या ज्येष्ठ कैस्त के रूप में हुआ है। तो बच्चों, आज हमने गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी प्राप्त की। सामाजिक स्थिति किस तरह की थी, किस तरह जो है 4 वर्णों में समाज बटा हुआ था। इसके अलावा भी मिश्रित जातियाँ भी थी। गुप्त काल में हम देखते हैं कि ब्राह्मणों का जो सिर्फ 6 कार्य था, जो फिक्स थे उससे पूर्व में, वो अब उसमें बदलाव देखने को मिलता है। ब्राह्मणों ने अन्य व्यवसायों को भी अपना लिया था और अन्य जाति के लोगों ने भी दूसरे व्यवसाय को करना प्रारंभ कर दिया था। जैसे शूद्र के राजा होने का प्रमाण मिलता है, शूद्र द्वारा कृषि कार्य करने का प्रमाण मिलता है, तो ब्राह्मण द्वारा व्यापार करने का प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से हम गुप्त काल में देखते हैं कि जो है सो विभिन्न जातियों के द्वारा विभिन्न व्यवसायों को अपनाने का प्रमाण हमें प्राप्त होती है। और जो कुछ मिश्रित जातियाँ थी, उसके बारे में हमने जाना, जो गुप्त काल में विशेष रूप से जिनकी जनसंख्या अधिक थी। इसके अलावा हमने देखा कि अस्पृश्य जो चांडाल जाति अछूत है, उसका भी प्रमाण मिलता है। कैस्तों का प्रमाण जो है गुप्त काल में सबसे पहले मिलता है। हो सकता है कि चूँकि धीरे धीरे हम देखते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था जो है वो गुप्त काल तक आते आते काफ़ी जड़ पकड़ चुकी थी और भूमि का हस्तांतरण जो है वो काफ़ी शीघ्रता से हो रहा था। तो इन सभी का हिसाब किताब रखने के लिए जो है जिस जाति का उल्लेख हमको मिलता है वो कैस्त के रूप में हमें मिलता है। और आज के समाज में भी कैस्त को जो है कलम का काफ़ी तेज माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इन भूमि संबंधी जानकारी जो है अधिक होगी। दूसरी बात, हम देखते हैं कि काश्तकारी व्यवस्था जो भूमि से संबंधित शब्द है, संभवतः इनसे उनका नाम कैस्त पड़ा हो। और इस तरह से अनेक जातियों के होने का विवरण जो है हमें गुप्त काल में प्राप्त होता है। तो बच्चों, आज हमने इस सब पे चर्चा की। इसके अगले कक्षा में हम स्त्रियों की स्थिति, गुप्त काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, दास का प्रचलन था या नहीं था, या थे तो किस तरह के दास हुआ करते थे, तो स्त्रियों की स्थिति और दासों की स्थिति पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।